मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल 2024 सुपर सेट 7 में। देखिए यार, ये सीजीएल 2024 में जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको 7 सेट में मैंने बांटा। सवाल आसान ही थे। मैंने कोशिश की कि इन 7 सेटों में जो अच्छे अच्छे सवाल थे वो शामिल करूं और उन्हीं को शामिल कर कर ये सेट बनाए हुए आज 7वां सुपर सेट चलने लग रहा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे सारे एफर्ट पसंद आ रहे होंगे और आप उनसे खुश भी हो रहे होंगे। आप अपना जो एप्रिसिएशन है वो वीडियो को शेयर या लाइक करके भी हमें दे सकते हैं। सुपर सेट 7 में आप सभी का स्वागत है। सवाल में कह रहे हैं एक वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा। देखिए यार, ये होता है त्रिज्यखंड, है ना। ये हुआ थीटा, तो इसका जो पेरीमीटर है वो एक तो 2r हो जाएगा और अगर सबको जोड़ेंगे तो 2r प्लस थीटा बटे 360 2πr, ये रहता है त्रिज्यखंड का परिमाप। अब कह रहा है इसकी रेडियस 30 है और कोण है 30 ना, रेडियस 10 है और कोण है 30। तो देखिए यार, ये 2r यहाँ पे भी है, 2r यहाँ पे भी, 2r कॉमन ले लेंगे तो रेडियस की वैल्यू है 10, तो 10 दूनी 20 कॉमन आ गया। यहाँ बचा 1, थीटा की वैल्यू 30, 30 बटे 360, यहाँ बचा पाई, पाई की वैल्यू 3.14। इससे काटेंगे 12 आया जी। अब बस कुछ नहीं करना, 20 को 1 से गुना किया 20, यानी आंसर तो 20 से बड़ा ही आएगा, और 20 को इससे किया तो 20 बटे 12 गुना 3.14। अब देखिए यार, डेसिमल काटेंगे 1 0 यानी एक अंक पे आएगा, 2 से काटेंगे 6 तो 6 पंजे 30 यानी 5 पॉइंट, यहाँ तो 20 और 5 25 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 25 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में, दैट इज बी। तो यही मेरे भाई मेरा राइट आंसर होगा। देखिए यार, सवाल ने कहा कि एक्स वाई और जेड सकारात्मक संख्याएं हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान इतना दे रखा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ज्ञात करिए। जो इस सवाल में मेन मेन पॉइंट्स हैं वो मेन मेन पॉइंट्स हैं, इनकी मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू पे ही सारा गेम होता है। देखिए यार, जो अरिथमेटिक मीन होता है ना मेरे बच्चे, वो हमेशा ही हार्मोनिक मीन के बराबर या उससे बड़ा होता है। हार्मोनिक मीन के बराबर या उससे बड़ा होता है। अगर मैं 3 पॉजिटिव नंबर ले लूँ एक्स वाई जेड और मैं कहूँ कि इनका अर्थमेटिक मीन बताइए, तो आप कहेंगे एक्स प्लस वाई प्लस 3 प्लस जेड बटे 3। और मैं कहूँ इनका हार्मोनिक मीन बताइए, तो आप कहेंगे 1/1/x 1/y प्लस 1/z, और बटे वाला 3 पलट के ऊपर। ये हरात्मक माध्य का तरीका होता है निकालने। अब अपने वाले सवाल में क्या कर रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है 1, तो इस जगह पे वैल्यू काट के 1 रख देते हैं। अब 3 को 3 से गुना किया 9 आया, और यहां आया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो ये जो वैल्यू आई मेरे बच्चे, 9 से बड़ी या 9 के बराबर होगी, यानी इसकी वैल्यू हमेशा या तो 9 के बराबर होगी या 9 से बड़ी होगी। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो 9 आएगी, और यही सवाल ने पूछा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, तो आंसर होगा 9। देखिए, मुझे तुक्केबाजी करनी हो तो मैं ये कह दूंगा आपको कि यार एक्स वाई और जेड की वैल्यू 1 है और हमें इनके उल्टे की मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो इन्हें इक्वल रख लीजिए, 1/3 1/3 1/3 ऐसे रख दीजिए, वहां रखेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहां पे x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू पूछी होती ना, इंटू की, तब तो मैं इन्हें इक्वल रख लेता। अब हार्मोनिक मीन बताना जरूरी है ताकि उसके थ्रू आगे से आप ध्यान रखें, ऐसे सवाल पेपर में आए तो। कहते एक संख्या को पहले 12% बढ़ाया गया, फिर 23% बढ़ा, तरीका कहता है यार पहले 12% बढ़ाया, फिर 23% बढ़ाया, और फिर कहता है कि 34% घटाया। तो बताइए मूल संख्या में क्या परिवर्तन हुआ। देखिए यार, अब इनकी फ्रैक्शन तो बहुत आसान है नहीं, तो इनको तोड़ लो पहले। कैसे तोड़ें, x प्लस वाई 12 जमा 23 माइनस 12 गुना 23/100। सोल्व करेंगे तो 12 और 23 35, सॉरी ये बढ़े हैं तो प्लस आएगा, 12 3 36
12 दूनी 24 और 3 27 और 12 एकम मतलब 27 दो 2.76। तो ये जो सेटिंग बैठाएगा ना, ये 37.76 बनाए, क्योंकि दोनों इंक्रीज है। यानी पहले दो का जो इंक्रीज आया ना वो 37.76 है, और 37.76 को अब या तो मैं इसे 37.76 ही लेके चल लूं और इसके साथ इसको सोल्व करूं, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा यार। कर देता हूं, जैसे इन दोनों का है 37.76 -34 और माइनस आ जाएगा 37.76 गुना 34 बटा 100। दूसरा तरीका भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ध्यान देना, इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 3.75 3.75। अब आप जानते हैं कि इन दोनों को सोल्व करके आया और ये वैल्यू काफी बड़ी आएगी, तो यानी आंसर तो हर हाल में माइनस में आएगा, तो वृद्धि वाला तो ऑप्शन गलत हो गए। अब आंसर या तो 10% के अप्रोक्सीमेट है या 9% के अप्रोक्सीमेट, तो भाई गुना तो करना पड़ेगा। 37.76 को 34 से गुना करना है, 37.76 को 34 से गुना करना है। थोड़ी देर के लिए नहीं, 7-5 मान लीजिए। कोई दिक्कत है इसमें? आप कहेंगे यार कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले 37 की 34 से गुना कर लेता है। ये कभी मूर्खों वाला डिटेल तरीका। तो 7 चौक 28 हासिल 2, 4 3 12, 7 21 21 12 33, 33 और 2 35, 3 3 9, 9 और 3 12, 1258 ही आ गया। और 0.75 की कर लो 3-4 से गुना, 0.75 का लो 3/4, 3/4 की गुना कर दो 34 से। तो देखो 2 से काटा 17 आया, 17 थी 51, 51 को 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा 25.5। तो 25.5 और आ जाएगा। तो इसने की जरूरत नहीं, बस इनको जोड़ो, 8 5 13, 5 2 7 और 1 8 2, तो यह आया 1283। तो 12.83 इससे घटाएंगे तो 12 में 3 गया 9 और 83 में 75 घटाएंगे तो बचेगा 8, यानी 9.08% की कमी हो गई। तो मेरा राइट आंसर आएगा 9%, यानी ऑप्शन ए। एक तरीका ये वाला है। दूसरा तरीका ये था कि जब मैं इस तक पहुंच गया था, यानी पहले दो स्टेप को सोल्व किया था, तो मेरे पास आया 37.76। इसको अगर मैं 37% लिख लूं तो इसकी फ्रैक्शन बहुत आसान हो जाती, 3/8। इसकी फ्रैक्शन डायरेक्ट पता है 3/8। तो यहां बढ़ाया तो मैं लिख दूंगा कि 8 से 3 बढ़ के 11 हुआ है, और 34% में 17/50 फ्रैक्शन बनी। तो यहां मैं लिख देता हूं 50 से 17 घट के 33 आ गया। अब मैं रिजल्ट फाइनल देख लेता हूं। तो ये आया 400 और 11 3 3 3 6 3 363। 4 से सबको भाग दे दूंगा तो यहां 100 आया, और 4 नीम 36 और लगभग 4 एकम 4। तो हम कह सकते हैं 100 से कोई चीज 91 आ गई तो कितने की कमी, 9 की। और 100 पे कोई कमी क्या कहलाती, परसेंटेज। तो हम इस तरह से भी सवाल को तोड़ सकते हैं। कह रहे यार दो दोस्त राम और रवि की उम्र में 7 साल का अंतर है। दो दोस्त हैं राम और रवि, उनकी उम्र में 7 साल का अंतर है। राम की मां मायावती, राम की मां है मायावती, मायावती, राम की मां मायावती। राम की उम्र की 3 गुना है, यानी राम की एज अगर आर है तो मायावती की उम्र 3 टाइम्स ऑफ आर हो। तो यहां से एक बात आप ये भी ध्यान रखना कि मायावती की जो उम्र होगी ना, वो 3 का मल्टीपल होगी। आगे उम्र की 3 गुना। रवि अपने भाई सोहम की उम्र का 4 गुना है, और जो रवि है वो सोहम, सोहम करके कोई भाई होगा, इसकी एज मान लेते हैं एस है, तो रवि की जो एज है वो 4 गुना है 4s, यानी रवि का जो भी आंसर आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा। कहता है मायावती और सोहम की उम्र में 65 साल का अंतर है। अब कहता है कि मायावती और सोहम की उम्र में 65 साल का अंतर है। अब अगर आप डिटेल सोल्व करें तो वो भी कर सकते हैं। दूसरा काम ये भी आप समझ सकते हैं कि सोहम जो है रवि से बहुत छोटा है, और इन दोनों की उम्र में अंतर है 7 साल का।
और उसकी मां जो है वो राम का 3 गुना है। तो इसका मतलब मायावती और सोहम में ये तय हो गया कि मायावती बड़ी होगी और सोहम छोटा होगा। और उनकी उम्र में 65 साल का डिफरेंस है, दोनों की एज का डिफरेंस 65 है, तो हर हाल में मायावती 65 से तो ज्यादा की होगी। तो 45 कट गया और 36 कट गया। ये दोनों आंसर हैं। और मुझे ये बात भी पता है कि मायावती की उम्र 3 का मल्टीपल होगी, तो 85 3 से भाग नहीं जा रहा, इसलिए काट दिया, तो आंसर आ गया 69। दूसरा, एक दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि अगर हम राम को बड़ा मान रहे हैं तो राम की एज आर है, तो रवि की उम्र जो हो जाएगी वो होगी R-7, और ये बराबर है 4s के। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब यहां से r की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो आ जाएगी 4s + 7। अब मायावती की उम्र कितनी होगी, तो 3r की वैल्यू कितनी है जी, 4s + 7। तो गुना करेंगे तो 3 चौक 12s जमा 3 7 21। और सोहम की उम्र कितनी है s, और कह रहा है इनका अंतर है 65 ईयर। तो यह आया 11s, 21 उधर जाएंगे तो 44 आएगा। तो s की वैल्यू आ गई 4। अब s की वैल्यू है 4, तो 4 यहां रख देंगे, तो 4 चौक 16, 16 और 7 23, 23 दिए 69। तो मायावती की उम्र आ गई 69 ईयर। देखिए दोस्त, सवाल क्या कह रहा है, कहता है रमेश ने एक डीलर से कुछ सामान खरीदा है। सामान जो खरीदा वो 19 नवंबर 2019 को खरीदा। जो बिल जनरेट हुआ वह 5,480 रुपए का बिल जनरेट हुआ। इससे पहले उसने 10 नवंबर को भी एक सामान खरीदा था, वो 9800 रुपए का खरीदा। अब कह रहा है कि यदि डीलर 10 दिन के भीतर कोई पेमेंट करेगा तो 2% का डिस्काउंट देंगे, और अगर एट ए टाइम पेमेंट करेगा तो 5% का डिस्काउंट देंगे। तो बताओ यार टोटल पेमेंट कितनी बनी। तो आप ऐसे देखिए कि भाई जो 5,480 रुपए है वो तो नगद है, नगद पे 5% डिस्काउंट है तो 95% पे चीज गई। और जो 9,800 रुपए है ये पुराना बिल था, इस पे 2% डिस्काउंट हुआ तो 98% डिस्काउंट हुआ। कहता आंसर बताइए। देखिए यार, अब जब हम इस पे जाएंगे ना तो एक चीज तो हम सवाल में कह सकते हैं, और वो ये कि जीरो के बाद का यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं, लेकिन वो 5 5 आ रहा है, तो डिजिटल सम लेते हैं, सबसे आसान। पहले डिजिटल सम चेक मारते हैं। 5 4 9, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, 8 5 40 का 4 आया, या 9 गया 8 आया, या 9 गया 8 आया, 8 8 64 का 1 आया, 4 और 1 5। तो जो डिजिटल सम आया मेरे बच्चे वो 5 आया। 5 किस किस का आ रहा है, 8 और 1 9, 5 4 9 0 आ रहा है। 9 गया 5 4 9 1 आ रहा है, 8 और 1 9 गया 4 गलत आ रहा है, 8 और 1 9 गया 4 और 1 5। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां जो डिजिटल सम आ रहा है वो आ रहा है 5, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। कह रहा जीरो से थीटा जो है ये टी लिखा हुआ है, जबकि है यहाँ टी। कह रहा जो टी है वो 90 डिग्री से छोटा है, तो बताना है आपको कि इनमें से कौन सी कंडीशन होगी। देखिए, जिन बच्चों को ग्राफ की समझ होगी वो बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, और साइन जो मैक्सिमम जाता है वो 90 डिग्री पे जाता है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। ये ग्राफ है साइन का, साइन टी का। वहीं मेरे बेटा अगर मैं कोस की बात करूं तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, और कोस 90 की वैल्यू जो होती है, थोड़ा घुमा नहीं, कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो ये जो ग्राफ बना है कोस का बना, और यहां जहां ये टकराते हैं इस कोण का नाम है 45 डिग्री। अब आते हैं, कहता है अगर एंगल 45 से बड़ा है तो साइन बड़ा होगा या कोस। तो मेरे बच्चे 45 से बड़ा कौन लोगे, तो यानी यहां वाला कौन लोगे, तो यहां देखोगे तो साइन बड़ा आएगा, जबकि यहां साइन छोटा दे रखा है। 45 डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं, जबकि यहां कह रहा बराबर नहीं है। कह रहा 45 से छोटा कौन लोगे तो कोस बड़ा होगा। तो 45 डिग्री से छोटा कौन लोगे तो देखो ये कोस बड़ा है और साइन छोटा है। तो ये स्टेटमेंट सही, और इसी के बारे में चर्चा हो रही है, यानी ऑप्शन सी आंसर। देखिए दोस्त, सवाल क्या कह रहा है,
कहता है एक आयताकार टुकड़ा है, उस टुकड़े की लंबाई दे रखी है 50, चौड़ाई दे रखी है 22। कहता है यार इसको चौड़ाई के अनुसार घुमाया और घुमा के एक बेलन बना दिया ऐसे। बेलन की लंबाई आई 50 और चौड़ाई आई ना, सरकमफ्रेंस आ गई 22। तो कहते हैं सिलेंडर का आयतन ज्ञात करिए। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई, पाई के अंदर आता है 11। तो आप ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन 11 से भाग जा रहा है। तो 2 और 1 3, 9 और 5 14, 14 में 3 गया 11, ये जा रहा है। 2 और 2 4, ये नहीं जा रहा। 8, 2 और 1 3, 8 5 13, नहीं जा रहा। 2 और 2 4, 5 और 1 6, नहीं जा रहा। केवल एक ही ऑप्शन 11 से जा रहा है भाग। लेकिन आप कहना जी सोल्व करना हमें, रेडियस निकालनी, तो इसकी रेडियस निकालो। तो रेडियस होगा 2 पाई आर, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब निकालना है, बराबर है सरकमफ्रेंस 22। तो यहां से रेडियस आ गई 7/2। अब फार्मूला लगा देंगे क्या, पाई आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू 50, बस आंसर आ जाएगा। कहता है मृदुला ने एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपनी नौकरी शुरू की और हर साल निश्चित वृद्धि प्राप्त करता है। कहता है 6 साल सर्विस के हो गए तो उसकी जो सैलरी है वो 28,400 रुपए। लेकिन अगर 15 साल सर्विस के हो जाएंगे तो उसकी तनख्वाह बनेगी 52,997। साथ में एक बात कह रहा है कि एक सर्टेन ग्रोथ हो रही है सैलरी में, निश्चित मासिक वेतन की ग्रोथ हो रही है। अगर एक सर्टेन ग्रोथ हो रही तो हर साल वही ग्रोथ रहेगी। तो भैया इनका डिफरेंस निकाल लो, तो 7 आया, बस इतने से समझ लो। अब इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो सच बात यह है कि 15 और 6 9 साल का डिफरेंस आ रहा है। तो इस सारी कहानी को 9 से काट के आना चाहिए आंसर। अब ये देखिए कि 9 को किससे गुना करें कि 7 आए आखिरी डिजिट, तो 9 दूनी 18, 0, 9 चौक 36, 6 आ जाएगा। केवल 3 ही ऐसा है कि 9 को 3 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन सी। पूरा सोल ही नहीं करना है। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है कि रिलेशन बताइए क्या होगा। अगर ध्यान से देखें तो पॉइंट सारे में पॉइंट उड़ा देते हैं थोड़ी देर के लिए। एक्स का यहां कोफिशिएंट 4 है और यहां कोफिशिएंट 3 है, तो रेशियो आ रहा है 4:3। यहां 16 है और यहां 12, काटेंगे तो 4 3 12, 4 चौक 16, ये भी 4/3 आया, बराबर है। लेकिन कह रहा है आखिरी वाला 17 और 34 है 1/2। तो फंडा ये रहता है मेरे बच्चे कि A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा है तो ऐसे केसेस में हम कहेंगे कि लाइनें पैरेलल है। क्या है मेरे बच्चे, पैरेलल लाइनें बना रहा है, क्योंकि जब पैरेलल लाइनें होती हैं उस सिचुएशन में यही सिस्टम बैठता है इसके अंदर। ये मेरे भाई इसका रिलेशन है जिसको याद रखना आप लोगों को। अगर ये एक लीनियर इक्वेशन एक ये है, अगर मेरे बच्चे दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होंगी तो तीनों का रेशियो बराबर आएगा और इसमें अनंत सॉल्यूशन आएगा। अगर मेरे बच्चे लाइनें पैरेलल होंगी तो पहले दोनों बराबर आएंगे, आखिरी वाला बराबर नहीं होगा, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। और अगर तीनों ही आपस में बराबर नहीं है या पहले दोनों ही बराबर नहीं है तो इसे हम कहेंगे कि लाइन यूनिक है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए यहां पे वन सॉल्यूशन बन रहा है। क्या बन रहा है मेरे बच्चे, वन सॉल्यूशन। देखिए दोस्त, सवाल ने कहा कि नमन ने एक दुकान से, नमन बॉट 5 एप्पल्स फॉर रुपीज 720, 720 रुपए में कुछ सेब खरीदे। कहता है 720 रुपए में कुछ सेब खरीदे, 720 रुपए में कुछ सेब खरीदे। कितने सेब खरीदे ये नहीं पता, लेट से एन नंबर ऑफ एप्पल खरीदे। कहता है उसके बाद भाई ने मम्मी वाला काम किया, क्या नेगोशिएशन किया प्राइस पे। फिर क्या हुआ जी, फिर दुकानदार मान गया और उसने कीमत 2 रुपए पर एप्पल घटा ली। यानी अगर पहले एप्पल का प्राइस ए रुपए था तो कहता अब जो प्राइस होगा वो A-2 रुपीज है। कहता अब प्राइस जो होगा मेरे बच्चे A-2 रुपीज हो गया। अब कह रहा है इसी वजह से क्या हुआ कि नमन कुड बाई 4 मोर एप्पल्स। तो कहता है इस वजह से नमन 4 सेब ज्यादा खरीद पाया। तो नमन पहले कितने सेब खरीद रहा था, n, अब खरीद रहा है n+4। ये सवाल की कहानी है। तो कह रहा है यार बताओ शुरुआत में कितने सेब खरीद रहा था। तो इस चीज का आंसर हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका डिटेल, अगर हम डिटेल करने जाएं तो हम कहेंगे कि भाई n×a, बिल्कुल ठीक है। दूसरा n+4 × a-2,
तो हम कह देंगे ये भी 720 और ये भी 720, तीनों ही मतलब दोनों इक्वेशन 720 के बराबर। आपने कहा यार बात तो सही है। अब हमें सब सोल्व करना होगा, तो n को ऐसे क्या na आया, यहाँ n को ऐसे करेंगे तो na आया, फिर n को -2 से किया तो -2n आया, फिर 4 को ऐसे किया 4a आया, 4 दूनी 8 आया। na से na कट गया, ये -2na इक्वल टू 4a बराबर -8, तो na की वैल्यू 720 है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल देंगे तो 720 बटे a आएगा, यहाँ 720 बटे a आएगा, तो a की वैल्यू निकाल देंगे या a की जगह n रख के n निकाल देंगे। लेकिन ये सब फालतू की बातें हैं, बहुत टाइम खराब हो जाएगा। आपको दिमाग सिर्फ इतना दौड़ाना है कि यार ये जो नंबर है ना, ये नंबर भी ऐसा है जो 720 को भाग देता है, और इसमें 4 जोड़ते भी जो वैल्यू आएगी ना, वो नंबर भी ऐसा होगा जो 720 को भाग देगा। तो ऐसे सवाल को ऑप्शन से उठा लो। मान लेते हैं आंसर 40 है, तो 40 है तो ये कितना होगा 44। अब बात यह है कि 44 में 11 आता है, और क्या 11 इसको काटेगा? जवाब है नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब मैं आता हूं मेरे बच्चे ऑप्शन बी पे, 44 पे। अभी मैंने देखा कि 44 तो इसको काट ही नहीं रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब मान लीजिए मैं आता हूं 36 पे, तो 36 में 4 जोड़ा 40। अब मैं कहूंगा कि हाँ यार दोनों ही चीजें काट दे रही, दोनों ही चीजें मेरे बच्चे, सच बात यह है कि आपस में चीजों को काट दे रही है। भाई 36 भी 72 से भाग जा रहा और 40 भी 72। 36 से भाग देंगे कीमत आएगी 20, और 40 से भाग देंगे कीमत आएगी 18, और यही तो सेटिंग थी। यहाँ 20 रुपए किलो था तो यहाँ 2 रुपए कम, यानी 18। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा यहाँ राइट आंसर है, ऑप्शन सी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर है। देखिए यार सवाल में कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, भुजा क्यू आर पर कोई बिंदु एस है, इस प्रकार है कि पी एस क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, पी एस क्यू आर पे परपेंडिकुलर है। तो आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सी कहानी सही है, निम्नलिखित में कौन सा कहानी सत्य है। तो देखिए यार करना क्या है, यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये ए है, ये बी मान लो, इसे सी मान लो, इसे डी मान लो। अगर इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल में मैं ये परपेंडिकुलर निकालूं तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अगर मैं इस वाली ट्रायंगल में परपेंडिकुलर निकालूं तो हाइपोटेन्यूज माइनस यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना भाई, ए स्क्वायर यहां आ जाएगा तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये डी स्क्वायर उधर चला जाएगा तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कुल मिला के रिजल्ट ये है कि इसका वर्ग जमा इसका वर्ग हमेशा बराबर होगा इसका वर्ग जमा इसका वर्ग, और ये मेरे बच्चे ऑप्शन बी आपको करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है। कहता किसी निश्चित राशि को एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 14 वर्षों में वह राशि 7 गुना हो जाती है, यानी कोई प्रिंसिपल 1 रुपए है, तो कहता 7 रुपए हो जाती कितने साल में, 14 साल में। तो कितना साधारण ब्याज बनाया भाई, 6 रुपए ब्याज। अब सवाल में कहता है कि यार उसी ब्याज दर पर 18 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। अगर 18 गुना करना है तो सीधी सी बात है कि भाई अब ब्याज कमाना होगा 17 गुना, मतलब 17 ब्याज कमाना होगा। अब हमें पता है कि यार 6 रुपए ब्याज कमाने में 14 साल, तो 1 रुपए ब्याज कमाने में 14 बटे 6, तो 17 रुपए ब्याज कमाने में 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 7। अब बटे 3 आए ना तो नियम समझ लेना, या तो बटे 3 जब जब आएगा डेसिमल में, किसी भी नंबर के बटे 3 आएगा तो या तो आंसर में डेसिमल में 0.33 रहेगा, या फिर आंसर में 0.66 रहेगा। होता क्या है कि इसका अप्रोक्सीमेशन तो कुछ होगा ही नहीं, यही रह जाएगा, लेकिन इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो हो जाती है 0.67, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.67। अब कहानी ये है कि यहां 7-8 तो आंसर ही नहीं हो सकता, ना 0.5 हो सकता है, या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है। अब कहां इतने लफड़ों में जा रहे हो, 17 को 3 से भाग देंगे 6 आएगा, 3 6 18, तो 6 7 है 42, यानी 42 से थोड़ा छोटा आएगा, तो ये तो बहुत छोटा हो गया दोस्त, तो 42 से थोड़ा छोटा, तो ऑप्शन सी ही है, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। कह रहा है टैंक अलग अलग समान प्रवाह दर के साथ 3 पाइपों से भरा है,
जबकि पहले दो पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, वे टैंक को उसी अवधि में भरते हैं जिस अवधि में तीसरा पाइप उसे अकेला भरने में लेता है। कहता है 3 नल हैं, ए, बी और सी। कहता है पहले दोनों नल किसी टंकी को भरने में उतना ही समय लेते हैं जितना समय तीसरा लेता है। यानी बात यह है कि अगर इनके समय का अनुपात पूछा जाए तो वो 1:1 है। ऐसा सवाल ने कहा है। When the first two pipes are working together, they fill the tank in the same time period as the third pipe alone. कहता तीसरा पाइप अकेला जितनी देर में भरेगा उतनी ही देर में पहले दोनों पाइपें मिलकर भर देते हैं। मतलब कितने टाइम में भर रहे हैं ये हमको नहीं पता, लेकिन ये बात पता है कि सी अगर पाइप को x घंटे में भर रहा है, घंटे में ही है कहानी ना, हाँ, x घंटे में भर रहा है, तो a प्लस बी भी दोनों मिलके x घंटे में ही टंकी को भर रहे हैं। बस इतनी बात हमें पता है। आपने कहा जी ठीक है, तो पता है तो गोली हो जाओ, घर जाओ अपने, हैं। अब अगली कहानी ही है, यहां से पढ़िएगा। द सेकेंड पाइप कैन फिल द टैंक 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। कहता है जो सेकेंड पाइप है, जो सेकेंड वाली पाइप है, वो पहली पाइप से 5 घंटे जल्दी से टंकी भर सकती है। यानी जो दूसरे वाली पाइप है वो पहले से 5 घंटे जल्दी भर सकती है, यानी ये 5 घंटे कम लेगी। जल्दी भरना मतलब कम समय लेना। यट 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप। अब फिर से इस लाइन को पढ़ता हूं भाई आपके लिए। अब जिसे हाईलाइट करें इसी को देखना, यहां से पकड़ना भाई। द सेकेंड पाइप कैन फिल द टैंक 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप येट 4 आवर स्लोअर देन द थर्ड पाइप। कहता है जो सेकेंड पाइप है ना, वो पहली पाइप से तो 5 घंटे तेजी से भरता है, लेकिन तीसरी पाइप से 4 घंटे धीरे भरता है। यानी ये जो सेकंड वाला पाइप है ये इससे 4 घंटे धीरे भरता है। यानी अगर x घंटे ले रहा है तो ये x प्लस 4 घंटे लेगा, क्योंकि ये धीरे है इससे। और ये वाला इससे तेज है 5, तो यानी इसने कितने लिए होंगे x प्लस 9। भाई इससे 5 घंटे कम लेगा ना। मैंने कहा बात तो सही है। अब ये कुल मिला के लैंग्वेज थी। और मेरे बच्चे ये ट्रिक आप जानते हैं कि a प्लस बी मिलके किसी काम को जितनी देर में कर रहे हैं, ए अकेला जितने टाइम ज्यादा ले रहा है और बी अकेला जितना टाइम ज्यादा ले रहा है। जैसे ए और बी मिलके x घंटे में कर रहे हैं पूरा काम, यही तो लैंग्वेज थी। तो ए x प्लस 9 ले रहा है यानी 9 घंटे ज्यादा ले रहा है, और बी x प्लस 4 ले रहा है यानी 4 घंटे ज्यादा ले रहा है। तो नियम ये होता है कि ए और बी मिलके इस काम को जो करेंगे ना, वो इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। 9 गुना 4 36 का वर्गमूल 6। मतलब x की जो वैल्यू होगी ना वो 6 होगी। x की जो वैल्यू मेरे बच्चों कितनी होगी? 6। x की वैल्यू होगी 6, यानी दोनों मिलके पूरी टंकी 6 घंटे में भर देंगे। यानी x की वैल्यू 6 आ गई। अब हमसे पूछा क्या है, हाउ मच टाइम इन आवर डज द फर्स्ट पाइप नीड टू फिल द टैंक। तो पहला पाइप कितनी देर में भर देगा? तो 6 जमा 9 यानी 15। तो पहला पाइप पूरी टंकी को 15 घंटे में भर लेगा। यानी ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। देखिए यार सवाल कह रहा है कि भाई 12 संख्याओं का औसत 48 है, पहली 5 संख्याओं का 45 और अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि 12 संख्याओं का औसत है 48, जो पहली 5 संख्याएं हैं उनका औसत है 45, और जो अगली 4 संख्याएं नेक्स्ट 4, अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। तो 5 और 4 9, तो लास्ट 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? बाकी काम बाद में। अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आप कहेंगे देखिए सर भाई होना चाहिए 48 है, 45 कितना कम है जी? 3 कम है, कितनों पे? 5 पे। तो यहाँ 15 की कमी होना चाहिए। 48 है, 52 कितना ज्यादा? 4 ज्यादा, कितनों पे जी? 4 पे। तो 16 ज्यादा। तो हम कह देंगे जी 16 ज्यादा 15 कम, अभी भी 1 ज्यादा बन रहा है, तो यहाँ वाला आंकड़ा 1 कम करना पड़ेगा। 1 की कमी कितने पे जी? 3 पे।
तो यानी इनका जो औसत होगा वो 48 से 1/3 कम करना पड़ेगा, यानी इनका जो एवरेज आएगा वो 48 माइनस 1/3। सबसे पहला काम इतनी बात को समझिए। अगर इतनी बात समझ गए तो सवाल में फिर आगे कुछ देखते हैं। अब मैं इनको मिटा रहा हूं भाई। अब इससे अगले कदम पर आते हैं सवाल में। अब आखिरी 3 पे बात करते हैं। 9 संख्याएं ले चुके हैं। अब आखिरी 3 में कौन कौन सी संख्याएं बनी? तो आप कहेंगे जी 9th बची ना, माफ करना, 10th बची, 11th बची और 12th बची। ये 3 संख्याएं बची हुई हैं। और सवाल में कह रहा है, सवाल में क्या कह रहा है? कहता है इफ द 10th नंबर इज 10 लेस देन द 11th नंबर। कहता है जो 10वां नंबर है वो 11वें से 10 कम है, यानी ये 10 कम है 11वें से, एंड 5 मोर देन द 12th नंबर। और कहता है 12वें से ही 5 ज्यादा है। मतलब अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए x मान लूं तो ये x प्लस 10 होगा, और इससे 5 ज्यादा है तो ये x माइनस 5। पहले इतनी बात पड़ी। अब हमें क्या करना है यार? इन तीनों का औसत है इतना, तो तीनों का योग करेंगे। x x x 3x आया, 10 में 5 गया 5 आया, ये आया इनका योग। बिल्कुल ठीक है। अब एवरेज निकालने के लिए 3 से भाग दे देंगे। तो इनका जो एवरेज आया, 3 को x से भाग देंगे तो x आया, और 5 को 3 से भाग देंगे तो 1 जमा 2/3 आया। 1 जमा 2/3 आया, या 1 सही 2/3, या 1 जमा 2/3 आया। जबकि एवरेज दे रखा है 48 माइनस 1/3। ये माइनस 1/3 आएगा इधर तो प्लस हो जाएगा, तो 3/3 यानी 1 और 1 2। तो x की वैल्यू जो होगा वो 2 उधर जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू आई 46। अब हमसे पूछ रहा है 11वीं 12वीं संख्या का औसत ज्ञात करो। तो 11वीं संख्या 46 जमा 10 56 होगी, और 12वीं संख्या 46 में 5 गया 41 होगी। हमें कह रहा है इनका औसत बताओ। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 5 4 9, 2 करेंगे, 2 चौक 8, 2 8 16, 48.5, यानी ऑप्शन डी। दूसरा तरीका मेरे बच्चे ये है, मतलब मुझे तो ये तरीका आसान लगता है, लेकिन अगर आप लिख के करना चाहोगे तो फिर ये मुश्किल लगेगा। नहीं तो आप ऐसे करिए भाई, 12 संख्याएं हैं, 12 संख्याओं का औसत 48 है, तो टोटल हो गया 12 गुना 48। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें से कह रहा है पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है, अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। बिल्कुल ठीक है। और आखिरी 3 संख्याओं के बारे में उसने बोला था कि 11वीं ना 10वीं संख्या x मान लेंगे, तो 11वीं संख्या हो जाएगी x प्लस 10, और 12वीं हो जाएगी x माइनस 5। इनको इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसने पूछा कि इन दोनों का एवरेज बताओ। तो आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कहते हैं यार एक बगीचे में पहले वर्ष में ना डेजी पौधे लगाए, डी टाइप के पौधे लगाए, और पौधों की संख्या 6। ठीक है जी। हर साल माली 3 नए डेजी पौधे जोड़ता है, तो अगले साल हो जाएगा 9, फिर 12, और इस तरह चले। उसके पास पहले साल चमेली के 26 पौधे हैं, चमेली यानी सी, चमेली के 26 पौधे, और कहता है हर साल 2 2 पौधे खराब होते रहते हैं, फिर 24 आया, फिर 22 आया, ऐसे चलता चला। तो कहता है पहले वर्ष के बाद डेजी के पौधों की संख्या चमेली के पौधों की संख्या के बराबर कब होगी? इस शब्द को बड़े ध्यान से देखना यार। पहले वर्ष के बाद, यानी पहला साल काउंट ही नहीं करना। द नंबर ऑफ डेजी प्लांट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ आफ्टर द फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल के बाद पौधों की संख्या कब बराबर होगी, ये पूछ रहा है। तो देखिए यार, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बराबर होगा कब। 12 के बाद क्या आएगा? 15, 15 के बाद क्या आएगा? 18, और यहां 2 2 कम होगा तो 22 के बाद आएगा 20, 20 के बाद आएगा 18। तब उसने ये कहा कि भाई पहला वर्ष काउंट नहीं करना, तो पहला दोनों को काउंट नहीं किया। तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी मेरे दोस्त जो चौथा साल है ना, वहीं से सारी सेटिंग घूम रही। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। आइए जी, कहता है इसकी वैल्यू बताओ।
यार ये एक परफेक्ट स्टैंडर्ड टाइप है क्या? जैसे ए स्क्वायर यहीं रखिए, 2 को ए से गुना करेंगे 2a इधर ले आइए, फिर सी स्क्वायर यहीं रखिए या बी स्क्वायर यहीं रख लीजिए, फिर सी स्क्वायर यहीं रखिए, 2 को सी से गुना करेंगे तो 2c इधर आएगा माइनस का, और 2 को -1 से करेंगे -2। आपने कहा जी बात तो ठीक है। अब मैं अपनी तरफ से एक यहां जोड़ दे रहा हूं और एक यहां जोड़ दे रहा हूं, तो एक और एक 2 जोड़ा तो 2 यहां पे भी जोड़ दे रहा हूं। कोई दिक्कत है? नहीं। लेकिन ये बन जाएगा मेरे बच्चे होल स्क्वायर किसका? a-1 का होल स्क्वायर, ये b का स्क्वायर है, और ये बन जाएगा c-1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो 3 नंबर के स्क्वायर का सम 0 है। तो ये कब संभव है? जब ये खुद 0 हो। और ये 0 कब होगा? जब a की वैल्यू 1 होगी, b भी 0 हो और ये भी 0। तो ये 0 कब होगा? जब c की वैल्यू 1 होगी। तो ए बी सी की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 का क्यूब 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1, तो 1 और 1 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्त, कहता कोई ट्रायंगल है एबीडी, दूसरी कोई ट्रायंगल है ईएफसी, और बीडी और ईसी बराबर है। बीडी और ईसी बराबर है। ईएफसी दे रखा है ना उसने नाम, ना एफईसी, तो ये एफ ले लेते हैं, ये ई ले लेते हैं, सी, और ये ए ले लेते हैं। बना दिया जी, क्योंकि सवाल ने कहा कि बीडी और ईसी बराबर है, तो मैंने इनको बराबर ले लिया। अब कह रहा है ए बी डी, ए बी डी ये कोण 90 डिग्री का है, और एफ ई सी ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है। बी ए डी 60 का है, बी ए डी ये 60 डिग्री का है, ये कोण 60 डिग्री का है। हाँ जी। अगली लाइन में कह रहा है कि यार ए बी और एफ ई बी बराबर है, ए बी और एफ ई बी बराबर है। तो देखिए यार, साइड एंगल साइड क्या हो गया? कोंग्रुएंट हो गया। और अगर ये कोंग्रुएंट हो गया तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। यहां तो एंगल ही पूछ रहा है, तो ये 90 ये 60 है, तो ये क्या आया? 30। तो यहां डबल के सामने ये 60 होगा और ये भी 30 आएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है बी ए डी ये आया 60, और एफ सी ई ये आया 30। तो जो रेशियो आएगा 2:1 आएगा, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। कह रहे यार, टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द सेम सॉल्यूशन, टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द सेम सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन सेम है कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी। कहता है यार दोस्त, दो डिफरेंट क्वांटिटी है, पहले वाली क्वांटिटी का नाम K1 रख लेते हैं, इसमें A और B सॉल्यूशन है। दूसरा K2 क्वांटिटी रख लेते हैं, इसमें भी A और B दो सॉल्यूशन है। लेकिन जिस अनुपात में पहले वाली बर्तन में है उसी अनुपात में दूसरे में, क्यों? क्योंकि उनका सेम सॉल्यूशन। सेम सॉल्यूशन मतलब जैसे ऑक्सीजन 40% है, नाइट्रोजन 60 है, तो दूसरे वाले में भी सेम सॉल्यूशन, यानी ऑक्सीजन 40 और नाइट्रोजन 60 है। इस सेंस में कहने लगा। अब कह रहा है द फर्स्ट कंटेनर कंटेन 250 लीटर ऑफ ए, पहले वाले में 252 लीटर ए है, और दूसरे वाले और बी है 441 लीटर। तो पहले इसका रेशियो ले लेते हैं, 5 4 9, 4 4 8 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 8 72, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, 9 ने 81, 7 चौक 28, 7 7 49। यानी ये जो रेशियो है ना, ये मेरे बच्चे 4:7 में। अब कह रहा है जी, जो सेकंड वाला बर्तन है ना, इन द सेकंड कंटेनर द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वाज 118 लीटर। कहता जी जो टोटल सॉल्यूशन है ना वो 1188 लीटर। तो भाई 4 और 7 11, 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो एक यूनिट की वैल्यू 11 कम 11 ना जाने की 0, 11 88 108। तो बी की क्वांटिटी कितनी होगी? 7 गुना 108 यानी 756। और उसने हमसे यही पूछा है फाइनल में कि भाई ये बताओ कि हाउ मच ऑफ द सॉल्यूशन इन द सेकंड कंटेनर वाज मेड ऑफ कंपोनेंट बी, कि बी से कितना बना हुआ है? तो 6 और 1 7, 5 4 9, 7 4 11, तो 1197 है।
अच्छा 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 अच्छा, ढक्कन सवाल है यार, जोड़ भी नहीं पूछ रहा, वो तो ये पूछ रहा है बस 1188 में बी कितना है, तो 756 है यार। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भाई, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है क्या, कि साइन के साथ वाला परपेंडिकुलर होता है, कोस के साथ वाला बेस होता है, और ये होता है हाइपोटेन्यूस, अगर ये ट्रिपलेट हो, यानी 3 का वर्ग जमा 4, 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग बराबर आ रहा हो 5 के वर्ग के। तो और 10 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हुआ 3 और बेस हुआ 4, तो 3/4 यानी ऑप्शन सी। कहते हैं यार, एम और एन एक वृत्ताकार पथ पर चलते हुए विपरीत दिशाओं में एक ही बिंदु से 5 AM पर चलना शुरू करते हैं। ये कोई सर्कुलर ट्रैक है। कहते हैं सुबह 5 बजे चलना शुरू करते हैं, 5 बजे चलना शुरू करते हैं एक ही डायरेक्शन नहीं, विपरीत दिशाओं में। एम और एन क्रम से 5 चक्कर प्रति घंटा यानी 5 राउंड पर आवर, और 2 राउंड पर आवर की स्पीड से दौड़ते हैं। तो ये एक बेसिक क्लास में आपको सिखाया हुआ है, जब भी सर्कुलर ट्रैक का रेस केस हो और दोनों की स्पीड दे रखी हो, एक की स्पीड ए है और एक की स्पीड बी है, और ध्यान रखना ए और बी जो हो रेशियो हो, रेशियो ने ए और बी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। और अगर सवाल में ये कहे कि भाई ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बताइए कितने अलग अलग बिंदुओं पे मिलेंगे, तो आंसर होगा ए प्लस बी बिंदुओं पर। और अगर सवाल में ये कह रखा हो कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो भाई बड़े वाले में से छोटा घटा देंगे, यानी इतने अलग अलग बिंदुओं पर हर घंटे ये मिलेंगे। क्लियर है जी, अगर स्पीड का रेशियो। तो जैसे इस सवाल में देखें तो ये तो अपोजिट में जा रहे हैं, तो हम ये कह देंगे यार 7 बार मिलेंगे हर घंटे, 1 घंटे में 7 बार मिलेंगे, 1 घंटे में 7 बार मिलेंगे। तो कह रहा है यार 6:30 घंटे 5 बजे चले थे, तो बताओ 6:30 तक क्या करवा देंगे, तो 6:30 तक मतलब 1.5 घंटा, तो 1 घंटे में 7 बार मिलेंगे, तो 1.5 यानी 3/2 घंटे में कितना था, 21/2 यानी 10.5 बार, यानी 10.5 बार मिलेंगे। 0.5 तो मिलना होगा नहीं, या तो 10वां होगा या 11वां, 11वां हो ही नहीं सकता, तो कितनी बार मिले होंगे मेरे बच्चे, 10 बार मिले होंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 10। अब देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर है, कहता है ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानते, इसे केंद्र मानते हुए एक सर्कल ऐसे खींच दिया, इसे केंद्र मानते हुए एक सर्कल ऐसे खींच दिया, और इसे केंद्र मानते हुए एक सर्कल ऐसे खींच दिया, तो ये जो कहता है बीच वाली जो जगह बच गई, इस बीच वाली जगह का एरिया बताइए क्या होगा, ये आपका सवाल है। और साइड की लेंथ है 28। देखिए यार, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आपको दे रखी हो और इन्हें सेंटर मानते हुए 3 सर्कल खींच दिए जाएं और तीनों यहां पे टकराते हों, ये थोड़ी फिगर ठीक से नहीं मिली लेकिन यहां टकराते हों, तो इस वाले पोर्शन का एरिया आपसे पूछा जा सकता है। तो इस पोर्शन का जो एरिया होगा ये होगा, तो ए की वैल्यू 28, तो 28 का वर्ग। अच्छा, इसमें भी क्या है कि यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, ये फार्मूला होता है, तो 4 कॉमन ले सकते हैं हम इसे, 1/4, तो यहां 2 लिख सकते हैं, तो बटे 4 आ जाएगा। तो ए स्क्वेयर की वैल्यू 28, तो 28 गुना 28 बटे 4 आ गया। √3 की वैल्यू सवाल ने खुद ही दी कि भैया तुम क्या ले लो 1.73, तो 1.73, और पाई की वैल्यू लेनी है 22/7, 22/7, और नीचे 2 था। ये कैलकुलेट करके हमें आंसर लाना, और ऑप्शन डेसिमल में है सारे के सारे। देखिए यार, 4 से काटेंगे 7 आएगा, हम पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। 2 से काटा 11, 7 से भाग देंगे 11 को, तो 7 एकम 7, बचा कितना जी 4, तो 7 5 35, 7 7 49, यानी लगभग 1.57 घटाएंगे, 13 में 7 गया 6, और भैया ये कितना आया, 6 में 5 गया 1, यानी 0.16, तो यहां आया 28 गुना 7 गुना 0.16। अब मेरे बच्चे क्या करो, करोगे तो तुम क्या भाई, गुना ही करना है, या फिर 16 का डेसिमल हटाएंगे, बटे 100 लिख लो, 4 चौक 16, 4 2500, यहाँ आया 7 चौक 28, और ये 28, 28 गुना 28 576, नहीं सॉरी 28 गुना 28 784, बटे 25 से भाग दे दो,
25 थी 75, बचा कितना जी 30, 34, तो 25 से कम 25 यानी 31 पॉइंट समथिंग। देखते हैं ऑप्शन है कोई 31 पॉइंट समथिंग का। हाँ, तो एक ऑप्शन दे रखा है, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट। देखिए यार सवाल में कह रहा है कि भाई 120 रुपए का हमें पैसा, मतलब 120 रुपए चुकाने, और हमारे पास जो डिनोमिनेटर, मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो वैल्यूज हैं वो 10 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं और 2 रुपए के सिक्के हैं, और जो पैसा चुकाना है वो 120 रुपए चुकाना है, 120 रुपए हमको चुकाना है। सवाल में ये कह रहा है, और टोटल जो क्वाइन है, मनी जो है 120 है, और क्वाइन जो है ना मेरे बच्चे वो है 25, 25 सिक्के, 25 क्या है मेरे भाई सिक्के। ठीक है जी। अब सवाल में कह रहा है कि यार कौन सी संख्या भुगतान में उपयोग किए गए 10 रुपए के सिक्कों की संख्या है। तो इन ऑप्शन में से कौन सी 10 रुपए के सिक्कों की संख्या हो सकती है, ये हमें बताना है, तो ऑप्शन से जाना है। तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं, 4 हो सकती है। तो अगर 4 सिक्के ले लेंगे तो ये बन जाएगा 40 रुपए। अब सिक्के 25 से 25 में 4 चले गए तो बचे कितने मेरे भाई 21 सिक्के। अब देखिए यार ऑप्शन से तो आप ना, वैसे वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हैं डिटेल में, तो उसमें तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सोल्व कैसे करें। मिश्रण लगाइए, 21 को 5 से क्या, 21 5 105। मान लो 21 के 21 सिक्के इसके होते हैं, 21 दूनी 42, 21 के 21 सिक्के इतने होते हैं, जबकि धन बनाना है 80। अब रेशियो लेके देखो, क्या जो रेशियो आ रहा हो 21 को बांट पाएगा। 105 में 80 गया 25, और 80 में 42 गया तो 38। भाई ये कटेंगे नहीं, और 21 को कभी भी 25 38 में बांटा नहीं जा सकता, यानी ये सवाल का आंसर नहीं होगा। अब आइए मेरे दोस्त अगले पे। देखिए इन सवालों को करने का सबसे आसान तरीका ऑप्शन ही। अब भाई मैंने 4 तो गलत कर दिया, अब 6 लेके चलता हूं। अब अगर 6 वाले को सही मान लें तो देखो 6 सिक्के लेंगे तो 60 रुपए बन जाएंगे। टोटल सिक्के 31 थे, 31 ना 25 थे, 25 में से 6 गया तो 19 सिक्के बचे। और धन कितना बन गया, 120 में से 60 गया, 60 रुपए धन बचा हुआ। अब मिश्रण लगा के देख लो, 19 के 19 सिक्के 5 रुपए के होते तो 19 5 95 बन जाता। 2 रुपए के सारे सिक्के 19 वाले होते हैं तो 38 रुपए बन जाता। अब घटाओ पटाओगे तो 95 में 60 गया 35 आया भाई, और 60 में से 38 गया 22 आया। क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं। ये जो रेशियो, ये ऐसा रेशियो होना चाहिए जो 19 को डायरेक्ट बांटते, तो नहीं बांट रहा, तो इसका मतलब ये भी आंसर गलत है। ठीक है जी। अब आते हैं 8 पे। अगर 8 सिक्के ले लेते हैं तो 80 रुपए हो गया, लाना था 120 तो बचा 40 रुपए। अब क्या करें जी, सिक्के थे 25, 25 में से 8 ले लिए तो बचे कितने 17 सिक्के, तो 17 पांचे 85 रुपए, और 17 दूनी 34। रेशियो लेंगे तो 85 में 40 गया 45, और 40 में 34 गया 6। रेशियो लेंगे तो 3 दूनी 6, 3 15 45। अब आप ये देखिए, क्या 17 को हम 2 और 15 में बांट सकते हैं, जवाब है बांट सकते हैं। तो 100% यही मेरा आंसर होगा, और कुछ होगा नहीं, क्योंकि सारी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी सवाल ने। यानी मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा 8। एक तरीका है ये मेरे बच्चे डिटेल करने का। अब आते हैं आगे। अब मान लीजिए आप डिटेल नहीं करना चाहते हैं सवाल को, और आपको ये मिश्रण की तकनीक पसंद नहीं आ रही, आपको मजा नहीं आ रहा जो चाहिए, तो दूसरा तरीका ये है कि भाई उसने कहा 10 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के। हम मान लेते हैं 10 रुपए के एक्स सिक्के हैं, तो 5 रुपए के वाई सिक्के हैं, तो 2 रुपए के जेड सिक्के हैं। और टोटल सिक्कों की जो संख्या है वो है 25। आपने कहा ठीक है जी, ये इक्वेशन नंबर 1 बनी। अब अगर 10 रुपए के एक्स सिक्के हैं तो टोटल धन हो गया 10x, यहां टोटल धन 5y, और यहां टोटल धन हो गया 2z। टोटल धन है 120 रुपए। ये सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दो इक्वेशन को सोल्व कर कुरा के एक इक्वेशन में बदलने की कोशिश करें। कैसे? मैं ये कहना चाहता हूं कि यार करो क्या, इन सबको 2 से गुना कर दो। आपने कहा यार कर दिया, कौन सी बड़ी बात है। 2 से गुना कर दिया तो अब माइनस कर लो, तो 10x में से 2x घटाया 8x, 5 में से 2 गया 3y, 2z से 2z कट गया, और 120 में से 50 गया 70।
ये बन गई एक इक्वेशन, ये बन गई मेरे बच्चे एक इक्वेशन, ये मेरे दोस्तों एक इक्वेशन बन गई। अब क्या करें, अब आपको x की वैल्यू ऑप्शन में दे रखी है, x की वैल्यू ऑप्शन में दे रखी है। अब ऑप्शन की हेल्प फिर से ले लो कि भाई x की वैल्यू अगर ऑप्शन में दे रखी है, लेके चलते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन जो आ रही है वो आ रही है कितनी, 8x जमा 3y, 8x जमा 3y बराबर 70। अगर हम x की वैल्यू 4 ले लेते हैं तो 8 चौक 32, तो 70 में 32 घटाएंगे क्या बचा, 38, 38 3 से भाग जाएगा नहीं, तो मतलब आंसर गलत है। अब ले लेते हैं 6, 8 छिंग 48, 70 में से 48 घटाएंगे बचा कितना, 22, क्या 22 3 से भाग जाएगा, क्योंकि 3y 22 है तो y की वैल्यू तो पॉइंटों में आ जाएगी, तो ये भी गलत हो गया। अब ले लेते हैं 8, 8 8 64, 64 में क्या जोड़े कि 70 आ जाए, 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो इसका मतलब यहां 8 सिक्के हैं तो यहां 2 सिक्के हैं। आपने कहा जी ठीक है, टोटल सिक्के कितने हैं जी, 25, 25 में से 8 और 2 10 चले गए तो बाकी बचे 15 सिक्के, पैसे बनाते हैं, 8 दही 80 रुपए यहां बन गए, 5 दूनी 10 रुपए यहां बन गए, और 15 दूनी 30 यहां बन गए। तो सर सारी सेटिंग सेटिस्फाई हो गई कि 120 रुपए। तो इस सवाल को मेरे प्यारे बच्चों हम इस तरीके से डिटेल में भी उठा सकते हैं और इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, मर्जी आपकी है। मुझे लगता है दोनों में ही बराबर समय लग रहा है, ऐसा नहीं है कि जो इससे पहले वाला मेथड होता है वो कुछ खास ऐसा है, इस सवाल में हेल्प नहीं मिल रही है, मतलब आराम से 15-20 मिनट का समय आप खाओगे ही खाओगे। देखो बाबू, सवाल में कह क्या रहा है उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल में एक चीज कह रहा है, क्या कहता है, यदि राम एक पंखा खरीदता है तो उसे 8% का डिस्काउंट मिलता है। हालांकि, यानी यहां से एक नई बात कह रहा है, हालांकि यदि वह 3 पंखे खरीदता है तो पहले पे 6% डिस्काउंट, दूसरे पे 10% डिस्काउंट और तीसरे पे उसे 12% का डिस्काउंट मिलता है, और तीनों से उसे कुल मिला के जो पैसा पे किया है तीनों के लिए, उसने वो पे किया है 6800 रुपए। अगर डिटेल में करें तो हम ऐसे कहेंगे कि भाई 3 आर्टिकल है तो हर एक आर्टिकल का मार्क प्राइस मान लेते हैं हम एक्स, हर एक आर्टिकल का मार्क प्राइस एक्स मान लेते हैं। अब पहले पे उसने 10% कितने का दिया, 6% का डिस्काउंट दिया, तो 94% पे चीज बेची होगी। दूसरे वाले पे उसने 10% का डिस्काउंट तो 90% पे चीज बेची होगी, और तीसरे वाले पे उसने 12 का डिस्काउंट तो 88% पे चीज बेची होगी, और तीनों चीजें कुल मिला के 6800 रुपए में बेची है डिटेल। एलसीएम आएगा 100, ऊपर आएगा 272, एक्स बराबर 6800, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6800 गुना 100 बटे 272। काट पीट देंगे तो मेरे बच्चे 2500 के आसपास आंसर आ रहा है, शायद 2500 आंसर। ये तो मेरे भाई डिटेल इस सवाल को सोल्व करने का तरीका, मैं आपको बता रहा हूँ स्मार्टली इसे कैसे तोड़ना चाहिए। हमें ये समझना है कि 6800 रुपये जो आया ना, वो सेलिंग प्राइस बेसिकली 3 आर्टिकल का आया है, तो एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस आया ना वो 6800 बटे 3 रुपए आया, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। जो पहले वाली लाइन है वो फालतू में 6 10 और 12। अब पहले पे डिस्काउंट है 6%, दूसरे पे डिस्काउंट है 12%, तीसरे पे डिस्काउंट है 10%, यानी पंखे सेम है, उसी पंखे पे 6, उसी पे 10 है, उसी पे 12, ऐसे डिस्काउंट रखा है। हम यहां से क्या करते हैं कि एवरेज डिस्काउंट निकाल लेते हैं, कैसे, 12 10 22 और 6 28, तो 28% डिस्काउंट बना सभी पे, तो हर एक पे बनेगा 28 बटे 3%। परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाएंगे तो 28 बटे 3, परसेंटेज का मतलब बटे 100, 4 7 28, 4 2500, तो ओवरऑल जो डिस्काउंट आया वो 7 बटे 75 आया। मतलब हर एक पंखे का अगर मार्क प्राइस 75 है ना, तो 7 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में होगा, 68 यूनिट में। अब 68 रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, इसको, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इतना तो 68 यूनिट इतने को, तो 75 यूनिट की वैल्यू कितनी, ये पूछा है। 68 से काटा, 3 से काटा 25, 25 को 100 से गुना किया 2500, यानी ऑप्शन बी मेरा यहाँ राइट आंसर। कहानी क्या है, यहाँ जो बच्चे गलती करेंगे ना वो गलती करेंगे सक्सेसिव लगाने की। सक्सेसिव जब है जब किसी एक आर्टिकल पे कोई डिस्काउंट दिया, फिर उस पर कोई दूसरा मिला, फिर उस पर कोई तीसरा, यहाँ 3 अलग अलग आर्टिकल है, इसलिए यहाँ सक्सेसिव मत लगा देना, बड़ा सिंपल सा सवाल और कुछ नहीं।
कह रहा है यार कोई ट्रायंगल है जिसकी साइडें 10 20 30 है, 10 20 20 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 10 है। कहता है इसका एरिया निकालो। और एक और ट्रायंगल है जिसकी ये साइड 13 है कान, लंब 12 है, तो ये ट्रिपलेट लगाओगे तो ये साइड 5 है। दोनों का एरिया आपको निकालना है और फिर बताना है डिफरेंस क्या होगा। देखिए दोस्त, आपको ये समझना होगा कि एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है, ये साइड 20 है, ये साइड 20 है, ये साइड 10 है। आप या तो हीरो फार्मूले से लगा लीजिए, या आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें सामने वाली लाइन पे, चूंकि ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है तो ये इसे 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगी तो ये लेंथ आएगी 5। जवाब है सही। अब ये 5 है, ये 20 है, तो ये निकाल देंगे। कैसे निकलेगी जी? 20 का वर्ग आया 400 और 5 का वर्ग आया 25, यह आया 375। वर्गमूल निकालेंगे तो 25 से भाग जा ही रहा है, 25, 25 से कम 25 बचा कितना भाई? 12, 25 पंजे 125, तो 5√15 बचा अंदर। तो इसकी जो हाइट आई वो आई 5√15। हाइट क्या आई मेरे भाई? 5√15। क्लियर है? और हमें वैल्यू किस किस की रखी है? √15 की दे रखी है 3.87। √15 की वैल्यू दे रखी है 3.87, 3.87। तो भाई इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे हाफ इंटू बेस हो गया 10 और हाइट हो गई 5√15। और √15 की वैल्यू मेरे बच्चे दे रखी है कितनी? 3.87, 3.87। ये तो आया दोस्त पहले वाली ट्रायंगल के एरिया। 2 से काटेंगे 5, 5 5 25, 25 गुना में 3.87, ये पहली ट्रायंगल के एरिया है। दूसरी वाली ट्रायंगल के एरिया में कोई लफड़ा है ही नहीं, क्योंकि इसका एरिया सीधा हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 5 गुना 12, 2 6 12, 5 6 30, तो इसका एरिया आ गया 30। उसने हमसे ये पूछा है कि कितना अंतर होगा। ऑप्शन देख रहे हैं तो बहुत दूर दूर आने लग रहा है, 36 53 70 66। तो देखिए यार, इसमें से 30 घटाना और फिर बताना वैल्यू क्या निकल के आएगी। मैं कह रहा हूं कि यहां और कुछ भी ना करें तो 25 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 75। और 25 को मैं कह रहा हूं 8 से गुना करेंगे तो 25 8 200, यानी 25 की 0.8 से गुना करेंगे ना तो आ जाएगा कितना? 20। बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूं 20। तो भाई 75 और 20 95, और 95 में से 30 घटाएंगे कितना बचा? 65। यानी मेरा आंसर 65 से थोड़ा बड़ा आएगा, छोटा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने 0.8 लिया, 7 भी लेना था। अब 65 से ज्यादा देखना मेरे भाई, तो 65 से ज्यादा आप देखेंगे इस सवाल में तो आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ये और ये तो आंसर होगा नहीं। अब 65 से थोड़ा ज्यादा यही है तो ये मेरा आंसर होगा। आप कहें क्यों ऐसा है? इसके पीछे भी कारण देता हूं, ऐसा क्यों सोचा मैंने। उसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये कि अगर मान लो यहां 0.87 की जगह अगर मैं 0.9 भी मान लू ना मेरे भाई, 0.9 भी मान लू, तो 25 निम्न होता है 225, तो आंसर आ जाता 22.5। यानी अगर मैं यहां 9 भी मान लेता ना, 8 की जगह 0.8 की जगह 9 भी मान लेता तो ₹2.5 का और फर्क पड़ जाता। तो 65 में 2.5 और जोड़ देते 67.5 आ जाता। जबकि ये वाली जो वैल्यू है तो बहुत बड़ी हो गई, तो इसलिए मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा यहां करेक्ट आंसर। देखिए मेरे दोस्त, यार ये सवाल ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि सवाल को बहुत डिटेल मतलब कुछ वैल्यू पुटिंग करने की जरूरत है। अदरवाइज तो आप वैल्यू पुट कर ही सकते हैं, वैल्यू पुट करके आसानी से निकल जाएगा इस सवाल का आंसर। लेकिन एक बढ़िया और बेहतरीन तरीका ये भी हो सकता है कि हम थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं। जैसे पहली स्टेटमेंट में P इंटू कोस लिखा है और 2Q इक्वल टू साइन लिखा है। मैं साइन को नीचे ले आऊंगा तो 1/sin 2Q, कोस को इधर ले आऊंगा तो 1/cos, तो ये बन जाएगा P कोसिकेंट 1/sin क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। और ये बन जाएगा 2Q 1/cos होता है सीकेंट, 2Q कोस सीकेंट थीटा। यहां क्या है? 2P, तो मैं यहां 2 से गुना कर देता हूं, तो यहां पे भी 2 से गुना करूंगा तो ये 2 दूनी 4 हो गया। तो 2P कोसिकेंट थीटा की जो वैल्यू है ना, वो आप मन मन में रख सकते हैं 4Q सीकेंट थीटा। 4Q में से एक Q गया तो क्या बचा? 3Q, तो आंसर आया 3Q सीकेंट थीटा बराबर है 3। 3 से 3 कट गया, तो मेरे बच्चे Q की जो वैल्यू आई ना वो आ गई 1/सीकेंट, और 1/सीकेंट क्या होता है जी? कोस थीटा। Q की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कोस थीटा। अब Q की वैल्यू कोस थीटा आ गई, तब आपके पास बड़े सारे सिस्टम है। क्या सिस्टम है? जैसे यहीं देखिए,
अगर Q की वैल्यू cos थीटा है तो 2, Q की जगह लिख देता हूं cos इंटू साइन, P इंटू सी। तो अब आप एक कहेंगे cos से cos कट गया, तो P की जो वैल्यू आ गई ना 2 साइन थीटा आ गई। अब जो पूछा उसमें आते हैं, P स्क्वेयर करेंगे तो 2 साइन थीटा का स्क्वेयर करेंगे तो 4 साइन स्क्वेयर थीटा, 4। Q की वैल्यू cos है तो cos स्क्वेयर थीटा, 4 कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वेयर थीटा इंटू cos स्क्वेयर थीटा 1 4। और ऐसे सवालों में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, इनमें जो कोफिशिएंट सबसे बड़ा होता है ना वही हमारा आंसर होता है। मतलब अधिकतर में यही होगा, जो कोफिशिएंट बड़ा है वही मेरे बच्चे हमारा आंसर होता है। जैसे पी और क्यू में 4 बड़ा है तो यही मेरा आंसर होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको पढ़ने में मजा आया होगा, बढ़िया लगा होगा। थैंक यू भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।